विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, इंडिया साइंस के कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। आज हम बात करेंगे आयोडीन के महत्व की। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना है। विश्व भर में आयोडीन अल्पता प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। आज के परिदृश्य में विश्व की 1/3 आबादी को आयोडीन की कमी के विकार से जूझना पड़ रहा है। भारत दुनिया भर के देशों में एक ऐसा देश है जिसने आयोडीन युक्त नमक द्वारा आयोडीन की कमी से उत्पन्न विकारों को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों से लोगों को बचाया जा सके। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे 2 गेस्ट मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराते हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में वरिष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही साथ सामुदायिक चिकित्सा केंद्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर कपिल यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कपिल जी, सबसे पहला सवाल मेरी जो है आपसे है। आपसे जानना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि पूरी लाइफ में हमको कहीं ना कहीं 1 चम्मच आयोडीन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा किस तरह की लापरवाही लोगों द्वारा बरती जाती है कि पूरे लाइफ टाइम में हम 1 चम्मच आयोडीन अपनी बॉडी में कलेक्ट नहीं कर पाते? थोड़ा सा मेरा आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। लोगों की लापरवाही की वजह से बीमारी नहीं होती है। ये एक बीमारी जो है हम इसे कहते हैं सॉइल की डेफिशिएंसी की वजह से है। जी। तो एक ये ऐसा तत्व है जो आपकी डाइट से आपको कभी भी भरपूर मात्रा में नहीं मिल सकता। जी। और एक नियमित मात्रा में, जैसे हम बोलते हैं, एक 150 माइक्रोग्राम डेली खाने का रिक्वायरमेंट होता है, जो पूरा लाइफ में खाने का जरूरत होता है। अच्छा। तो ओवरऑल 1 चम्मच चाहिए, पर उसको प्रतिदिन खाना है। तो लोगों की लापरवाही की वजह से नहीं, लेकिन आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो इस आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। आपका क्या कहना है प्रदीप जी? बहुत जैसे डॉक्टर कपिल ने बताया, ये बहुत सही बताया। आयोडीन जरूरी पोषक तत्व है जी, लेकिन किसी की गलती से नहीं है। ये भारत के अलावा और भी कई देशों में ज़मीन में जो आयोडीन प्राकृतिक रूप से निकलता है उसमें कमी है। तो इसकी वजह से हमें अपनी नॉर्मल डाइट है उसमें, खुराक में हमें आयोडीन नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें ये प्रोग्राम चला के आयोडाइज साल्ट के द्वारा ये आयोडीन मिलता है जी। और इसकी रिक्वायरमेंट जैसे डॉक्टर कपिल ने बताया, रोज़ प्रतिदिन हमें 150 माइक्रोग्राम, जो कि अगर मैं कहूँ अंदाजे से 1 सुई की नोक के बराबर प्रतिदिन खाना है। और पूरी ज़िंदगी में एक वयस्क आदमी पूरी ज़िंदगी भर 1 चम्मच, चाय की चम्मच के बराबर ये आयोडीन लेगा पूरी ज़िंदगी। अच्छा, चूंकि आप इस पूरे प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी, दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं, इस जो पूरे प्रोग्राम का आगाज़ कब से हुआ, कब से इसकी शुरुआत हुई? अब भारतवर्ष में सबसे पहले एक हिमाचल में कांगड़ा जिला में एक एम्स के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा स्टडी शुरू करी गई सन 1956 में। इसका मैं आप थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है, भारत ने क्यों शुरू किया जी। तो जब सन 1956 में कांगड़ा जिले में शुरू किया गया, वहाँ देखा गया कि बच्चों में ये घेंगा रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, 40% जो बच्चे हैं उनमें ये घेंगा रोग था। तो वहाँ से एम्स अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी। हिमाचल में ही सबसे ज़्यादा देखा गया है कि वहाँ के जो लोग हैं उनमें आयोडीन की कमी होती है। हाँ, ये मतलब लोगों ने पता लगा कि उस एरिया में लोगों को घेंगा रोग काफ़ी है बच्चों में। तो इसलिए ये स्टडी एम्स के साइंटिस्ट वैज्ञानिकों द्वारा वहीं कांगड़ा जिले से शुरू की गई सन 1956 में कि कुछ वर्ग में उन्होंने आयोडीन वाला नमक खिलाया बच्चों को, और जब स्टडी शुरू करी, और कुछ को बिना आयोडीन वाला। तो ये देखा गया 4-5 साल बाद देखा गया जिन बच्चों को आयोडीन युक्त नमक दिया जा रहा था उनमें उस गांव में, उस आबादी में घेंगा रोग कम होने लगा वनस्पत। उसके जिन बच्चों को बिना आयोडीन वाला नमक ही खिलाया जाता रहा, तो सन 62 तक ये जब चलता रहा, तब भारत सरकार ने, अभी ये एम्स की स्टडी चली रही थी, उस दौरान ही एक देश में राष्ट्रीय गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया सन 1962 में ही। अच्छा। इतने असर हुआ कि आयोडीन, इसका मतलब ये आयोडीन युक्त नमक खाने से एक तरह से दवाई का काम कर रहा है, उसको रोकथाम हो रही है। तो सन 1962 में इस प्रोग्राम का नाम गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम रखा गया, और जिसको कि सन 1992 में
नेशनल आयोडीन कंट्रोल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको कि हम आयोडीन अल्पता विकार कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो सन 1992 में पूरे देश में। तो अब बाद में ये पूरे देश में कई जिलों में सर्वे किया, 400 से भी ज़्यादा जिलों में सर्वे करने के बाद पता लगा कि ये देश के कई भागों में, कई जिलों में है। तो इसलिए ये अभी खाली हिमाचल में ही, जैसे आपने पूछा, तो हिमाचल में तो स्टडी की गई, लेकिन पूरे देश में ही ये आयोडीन की कमी है। उसका रीज़न, वजह यही है कि ज़मीन में जो हम अपना खाना, हमारे सब्जी फल जो या दूध जो जानवरों के द्वारा लेते हैं, वो सब आयोडीन की कमी वाले के थे। अच्छा कपिल जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप स्टेट्स की बात करें, अलग अलग स्टेट्स की, तो जैसे हिमाचल में बताया तो ज़्यादा संख्या में हमने देखा है, तो क्या स्टेट टू स्टेट भी ये चीज़ डिपेंड करती है? जैसे उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी के जो लोग हैं वो अकॉर्डिंगली होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे पहले कोई भी डिजीज जो हेल्थ कंडीशन होता है उसके पूरा ग्रेडियंट होता है, सिवियर फॉर्म, माइल्ड फॉर्म, मॉडरेट फॉर्म। ऐसी जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, हम इसको क्लासिकली बोलते हैं आइसबर्ग फिनोमिनन, ठीक है, कि जो बहुत सिवियर वाला फॉर्म है वो बहुत कम होता है, 1%। 99% ऐसा है जो दिखता नहीं है, ठीक है, जिसमें घेंगा रोग है आपको जो दिखने वाला है, लेकिन जो और तरह के मैनिफेस्टेशंस हैं, जैसे कि बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, वो सारा ज़्यादा स्पेक्ट्रम होता है। तो पहले ही 1960 के दशक तक ये सोच थी कि जहाँ दिख रहा है आयोडीन की डेफिशिएंसी, से वहीं पर पाया गया है। ठीक है, पर एम्स की टीम ने रिसर्च करके बहुत सारे स्टडीज हुआ, ये पाया गया, और भी देशों में वर्ल्ड में पाया गया कि आयोडीन डेफिशिएंसी सभी जगह पाया जाता है। जी जी जी। सिर्फ सिवियर फॉर्म, जो हम क्लासिकल सब हिमालयन बेल्ट बोलते थे, हिमालयन की नेपाल की तराई हो गया, बिहार गंगा जमुना का जो ये दोआब हो गया, यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता था। पर अब पाया गया कि दिल्ली में भी इसका उतना ही प्रेवलेंस है। द ग्रेडियंट माइट वेरी, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग था। और जैसे सर ने बताया कि 400 जिलों में इन सर के अंडर जो प्रोग्राम है उसमें रेगुलर सर्वे होते हैं हर 5 साल में, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो कुल मिला के सभी जिलों में, देश के सभी कस्बों में दिक्कत पाई जाती है। इसीलिए जो हमारा इंटरवेंशन भी है, वो भी हम बोलते हैं सभी लोगों को आयोडीन युक्त नमक खाना है। बिल्कुल। अब प्रदीप जी, आपसे मेरा सवाल है कि WHO भी कहता है, वो ये मानता है कि भारत को मिलाकर भी लगभग 54 ऐसे देश हैं जो कि आयोडीन की कमी से जूझ रहे हैं। आप भारत को किस स्थान पर, अभी की कंडीशन में अगर हम देखा जाए, जिस तरीके से भारत सुधार कर रहा है या भारत इसके प्रति कदम उठा रहा है, आपको क्या लगता है कि भारत का जो स्थान है, भारत की जो पोजीशन है, वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर कहाँ पर है? मैं मोटे तौर पे ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया, सन 1962 में जब भारत में ये पहली बार कार्यक्रम शुरू किया गया है, नियंत्रण कार्यक्रम, और आज 2020 में हम पहुंच गए हैं। तो अभी इतने सालों में प्रोग्राम चलने के बाद अब और पूरे देश में पूरा आयोडीन युक्त नमक की सप्लाई सन 1984 के बाद शुरू हो गई। उसके बाद अभी जो घेंगा, बिल्कुल जो आम सड़कों पे लोग घेंगा वाले दिखते थे, वो अब खत्म हो गए। जब मैं पढ़ रहा था, मैं विद्यार्थी था खुद ही, आज से कई साल पहले, तब हमने जितने मरीज देखे घेंगा के, आज मेडिकल कॉलेज में, एम्स में भी उतने नहीं आते। तो गॉइटर कम हो गया है, देखने वाला जो विजिबल गॉइटर जिसको कहते हैं। बाकी लेकिन और बीमारियां जैसे कुछ गर्भपात होना, वो अभी भी है। अच्छा, लेकिन क्लिनिकल गॉइटर जो विजिबल गॉइटर है, वो अभी खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि बच्चे के लिए कितना आयोडीन आवश्यक होता है, एक बड़े के लिए, एक बुजुर्ग के लिए, और गर्भवती महिला के लिए कितना आयोडीन उसके शरीर के लिए आवश्यक है। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है।
और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हमारे स्टूडियो में हमारे दो खास मेहमान मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं आयोडीन की कमी को लेकर कि किस किस तरीके के रोग हमको देखने मिलते हैं आयोडीन की वजह से और किस किस तरीके के विकार हमको हमारे शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर कपिल। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों को कितनी मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता होती है? अगर देखा जाए तो बहुत छोटे जो बच्चे हैं उनका हम मानते हैं उन्हें 90 माइक्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है और उसको कंपेयर करें अडल्ट्स में हम बोलते हैं 150 माइक्रोग्राम। अच्छा। लेकिन ये जो जानना ज़रूरी है कि बच्चों को जनरली माँ के स्तनपान से ही ये उपलब्ध हो जाता है आयोडीन की मात्रा। तो हम जनरली जो हमारा इंटरवेंशन जो पॉपुलेशन लेवल है प्रोग्राम डिज़ाइंड है कि सबको 150 माइक्रोग्राम के आसपास आयोडीन की पूर्ति कराई जा सके नमक के द्वारा। जी बिल्कुल, नमक के द्वारा। और अच्छा, नमक के अलावा अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं या सब्जियां हैं या फल हैं जिसके माध्यम से आयोडीन प्राप्त हो सकता है? ट्रेडिशनली कुछ आयोडीन रिच फूड बोले जाते हैं, जैसे जो फिश बोलते हैं, सी फूड बोलते हैं, उनको हम ट्रेडिशनली आयोडीन रिच मानते थे। लेकिन उसमें एक ये जानने का ज़रूरत महत्व है कि खाली उनको खाने से हमारी तब भी आयोडीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि उतना सफिशिएंट क्वांटिटी में आप नहीं खा सकते। तो इवन जो कोस्टल एरिया पे जो सी फूड डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं जिनका प्रिडोमिनेंट होता है उनमें भी आयोडीन की कमी पाई, जैसे केरला में भी कमी पाई गई। ओके। तो हमें जो हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन करने का ज़रूरत होता है, नमक में आयोडीन डालना अनिवार्य है सबके लिए। सरकार द्वारा अगर योजना की मैं बात कर रही हूँ आयोडीन युक्त नमक को लेकर, तो सरकार द्वारा किस तरह की योजना बनाई गई जिससे सभी तक, यानी एक ईच एंड एवरी जो पर्सन है उन तक आयोडीन युक्त नमक पहुँच सके? तो सन 1984 में ये भारत सरकार ने ये फैसला किया कि ये पूरे देश में अब आयोडाइज नमक की सप्लाई शुरू की जाएगी। तो उसके बाद प्रोग्राम में 1992 में ये प्रोग्राम का नाम में बदला गया और तभी से ये पूरे देश में ये सरकारी कंपनियों के अलावा प्राइवेट कंपनियों को भी लाइसेंस दिया गया। आज 1000 से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में बल्कि ज़्यादा है जो कंपनियां, नमक बनाने वाली कंपनियां आजकल आयोडाइज साल्ट बना रही हैं। तो ये जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को भी आगे लाई, उसके साथ उसके सहयोग से ये अभी काम पूरे, इसकी वजह से ही पूरे देश में आज आयोडाइज नमक की उपलब्धता पूरे है। और हम, आप मेरे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे देश में करीब 65 लाख मैट्रिक टन आयोडाइज साल्ट प्रतिवर्ष आजकल बनता है, जबकि रिक्वायरमेंट उससे थोड़ी सी कमी है। तो हम पूरा देश हमारा पर्याप्त मात्रा में आयोडाइज नमक बना पा रहा है आजकल। जी कपिल जी, आपसे मेरा सवाल, लोग हम अक्सर आजकल देखते हैं कि खासतौर पर महिलाओं में थायराइड की काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, गले में सूजन आ जाता है, तो क्या इन सारी चीज़ों के पीछे भी कहीं ना कहीं आयोडीन की कमी होना है? ये थोड़ा सा दुष्प्रभाव या जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, बेसिकली थायराइड का जो हम बोलते हैं कि समाज में प्रेवलेंस थोड़ा बढ़ रहा है, उसका मेरा मानना है आयोडीन उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्राइमरली बिकॉज बहुत से रिसर्च स्टडीज एम्स का ग्रुप ने भी किया है, वर्ल्ड ओवर भी किया, तो कोई एसोसिएशन नहीं पाया गया। जो थायराइड और हाइपोथायराइडिज्म जो बोलते हैं उसके और 1000 कारण हैं जो प्रेवलेंट है। एक हमारा रहन सहन, खान पान, पेस्टिसाइड्स का इनटेक बढ़ रहा है, उन सब की वजह से। और एक दूसरा कारण जो है कि अब हम टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है। आज से 20-30 साल पहले थायराइड टेस्ट होता ही नहीं था। अब हर प्रेगनेंसी में वो एक नॉर्मल बन गया। तो जब हम ये बोलते हैं कि बढ़ गया, तो हम किसके कंपैरिजन में बढ़ गए हैं उसका इशू है। और कॉजेशन पर्सनली मेरा मानना है कि आयोडीन से बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन। आपने खान पान का जिक्र किया, और जब भी हम खान पान की बात करते हैं तो हर एक बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं हम जंक फूड को देखते हैं। क्या यहाँ पर भी ये रोल है जंक फूड का? जंक फूड का डायरेक्ट रोल तो नहीं है, लेकिन जो इसका हमारा माध्यम है आयोडीन देने का वो है नमक। जी। और जंक फूड में भी किस प्रकार का नमक अगर यूज हो रहा है तो उस पे ये डिपेंड करता है। एक दो जो चीज़ें जो सर ने भी बोली मैं वो हाईलाइट करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन जो ये प्रोग्राम है, इसमें भारत का बहुत सेमिनल रोल रहा है वर्ल्ड ओवर। ठीक है। और हम आज की देश में आई थिंक इकलौता प्रोग्राम है जहाँ हम पूरे वर्ल्ड में अमेरिका से भी बेहतर हमारा कवरेज है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और अगर हम हेल्थ देखते हैं, न्यूट्रिशन देखते हैं, तो सामान्यतः भारत उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। पर ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां अगर वर्ल्ड में 76% कवरेज एवरेज है तो हमारा 78% हम बोलते हैं एडिक्वेटली एडेड, तो उसमें बहुत रोल है। दूसरा, एक सर ने पासिंग में मेंशन किया था कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि एक पायनियर था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। 1983-84 में ही प्राइवेट इंडस्ट्री ने बिना किसी सब्सिडी के, बिना किसी गवर्नमेंट की सहायता के इस प्रोग्राम को पूरी तरह अपनाया और इसको लॉन्च किया। तीसरा जो सक्सेसफुल इशू है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ सक्सेस स्टोरी है यूनिवर्सल सॉल्टाइजेशन। आज की डेट में 90% भारत का पॉपुलेशन को हम आयोडाइज सॉल्ट दे पा रहे हैं। अगर देखें तो हम बोलते हैं कम से कम 4 बिलियन बच्चों का
अगर एक बच्चा एडेड सॉल्ट नहीं खाता तो उसके 13 IQ पॉइंट कम हो जाते हैं, स्कूल का परफॉर्मेंस हैम्पर करता है। तो इस प्रोग्राम की वजह से हम इतना कंट्रीब्यूशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कंट्री का कर पाए हैं। तो वो एक कंट्रीब्यूशन है, भारत सरकार का उसमें बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि भारत सरकार का जो रोल रहा है वो बहुत सेमिनल रहा है। बिल्कुल कपिल जी, जो आपने जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता है कि जो दर्शक है हमारे, वो कहीं ना कहीं इस बात को सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। आपसे मेरा सवाल है प्रदीप जी कि क्या भारत ऐसा पहला देश है जिसने इस कार्यक्रम की शुरुआत की? आयोडीन अल्पता को लेकर जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई वो भारत द्वारा पहली बार ही की गई है या इसके पहले भी दूसरे देशों द्वारा की गई थी? जैसे मैंने बताया, पहले भी बताया कि सन 1962 में भारत सरकार द्वारा ये, पहले इसका नाम गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम था, बाद में आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम हो गया। तो मतलब 1962 में हमारा प्रोग्राम आया, लेकिन और देशों में जो, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि भारत, क्योंकि आपको पता है, हम सबको पता है, 1947 में तो हम आज़ाद हुए, तो उससे भी बहुत पहले सन 1920 के करीब अमेरिका में और कुछ यूरोप के देशों ने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया था। तो ये सक्सेस, उन्होंने पता लगा लिया था कि आयोडाइज नमक में जब तक आयोडीन नहीं खिलाया जाएगा आम जनता को, तब तक ये बीमारी कंट्रोल नहीं होगी। तो सन 1920 में और अमेरिका और कुछ यूरोप के देशों ने शुरू कर दिया था। भारत में ये प्रोग्राम 1962 से शुरू हुआ। बिल्कुल, तो भारत में 1962 से इस प्रोग्राम की जो है शुरुआत है वो की गई, उसका आगाज किया गया। आपसे जानना चाहूंगे कपिल जी, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक हम खाने की तो बात करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा एज ग्रुप भी है या कोई ऐसी पर्सनैलिटीज या लोग ऐसे हैं जिनको आयोडीन युक्त जो नमक है वो सूट नहीं करता या फिर नुकसानदायक हो सकता है? क्या कुछ उसका क्राइटेरिया है? हम इतने सालों से प्रोग्राम चल रहा है और हमने एटलीस्ट एम्स में तो हमने नहीं देखा कि किसी को इससे कोई दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट कुछ होता है। परफेक्टली सेफ इंटरवेंशन है, जो कुछ भी नहीं तो कई दशकों से पूरा पॉपुलेशन लेवल पे कंज्यूम किया जा रहा है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। परफेक्टली सेफ इंटरवेंशन। सही है ना? ठीक है प्रदीप जी, आपसे पूछना चाहूंगे कि हम देखते हैं कई सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है, वजन का बढ़ना हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो क्या ठंड का इससे कोई कनेक्शन है अगर आयोडीन की कमी है तो? अगर आयोडीन की कमी है तो उससे थायराइड हार्मोन्स कम होंगे, हाइपोथायरॉइडिज्म जो कंडीशन बोलते हैं मेडिकल में, तो उसकी वजह से ये टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता। जब थायराइड हार्मोन कम है तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में भी मदद करते हैं, तो इसलिए लग हो सकता है। तो इसको उस आदमी को सबसे पहले थायराइड अपने हार्मोन का टेस्ट कराना चाहिए। T3 T4 हार्मोन है, 2 हार्मोन है, थायराइड ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, T3 T4, ये थायराइड हार्मोन टेस्ट करा लें। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर कम है तो इसका मतलब वाकई में आयोडीन की, थायराइड हार्मोन कम बन रहे हैं, इसका मतलब आयोडीन की कमी से है, तो फिर उसको आयोडीन टैबलेट ऊपर से भी दी जा सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे, जो भी गर्भवती महिलाएं आपको देख रही हैं, जो कि चाहती हैं कि उनका बच्चा आयोडीन की कमी का शिकार ना हो? क्योंकि मैं कहीं पर पढ़ रही थी तो उसमें ये भी था कि अगर आयोडीन की कमी है तो जो बच्चा पैदा होगा वो मरा हुआ पैदा होगा या फिर किसी तरह से उसकी जान जा सकती है। तो क्या एक आयोडीन इतनी बड़ी समस्या है जिससे किसी व्यक्ति की या किसी बच्चे की जान चली जाए? हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। मैं बताना चाहूँगा, इसको रोकने के लिए ये है, जैसे आम एडल्ट को, नॉर्मल एडल्ट को ये जो, या इवन प्रेग्नेंट, जो नॉन प्रेग्नेंट वुमन है उसको तो 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की जरूरत है, लेकिन गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान करती महिलाएं उनको इससे ऑलमोस्ट डबल है। उनका दिन में 250 ग्राम 250 माइक्रोग्राम आयोडीन खुराक डेली आहार में होना जरूरी है, ऑलमोस्ट डबल के बराबर, क्योंकि वो अपने साथ अपने बच्चे को भी पाल रही हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा मात्रा में आयोडीन लेना पड़ेगा अपनी खुराक में, प्रतिदिन की खुराक में। जी बिल्कुल। कपिल जी, आप क्या कहेंगे इस पर? आयोडीन का जो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, सबसे क्रूशियल रोल जो होता है जो गर्भ में पनप रहा बच्चा उसके लिए होता है, और उसमें उसका जो मस्तिष्क का जो ग्रोथ हो रहा है, हमारा 90% ब्रेन डेवलपमेंट पहले 2 साल की उम्र में होता है, 9 महीना माँ के गर्भ में और उसके 12 या 13 महीने उसके बाद। उस पीरियड में आयोडीन बहुत क्रिटिकल होता है हमारे जो हमारे ब्रेन के सेल बन रहे हैं उनकी ऑप्टिमल डेवलपमेंट के लिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है इसमें, पहले ना केवल ये अनिवार्य होता है बल्कि अगर उस टाइम आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई तो जो डैमेज होगा वो इरिवर्सिबल होता है। एक बार डैमेज हो गया, आप 5 साल के बच्चे को फिर आयोडीन देंगे तो वो डैमेज नहीं दूर होगा। इसलिए बहुत क्रिटिकल है, जो सर ने बताया, जो गर्भवती महिलाएं उनको ऑप्टिमल आयोडीन देना वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस प्रोग्राम। अच्छा, जिस तरीके से डॉक्टर प्रदीप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे घेंगा रोग का, कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी देखा गया है, या हम बौनेपन का, ये छोटी हाइट का जिक्र करें, या मानसिक हम देखते हैं कि कमजोरी बच्चों में आ जाती है, तो अगर
जो महिला गर्भवती है और उसको गर्भ में पर्याप्त आयोडीन नहीं मिला है, तो क्या वहां से भी बच्चे में आने के तमाम चीजें चांसेस होते हैं? चांसेस बिल्कुल होते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया ये बहुत सिवियर फॉर्म ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी है और उनको हम बोले सिवियर और विजिबल फॉर्म जो दिखती हैं। ठीक है। अब हमारा एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है भारत में इतने सालों से 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन को दूर दराज कस्बों में भी अगर आप चले जाएं, तिब्बत में भी, हिमाचल के बिल्कुल रिमोट एरिया में भी आयोडाइज नमक पहुंच रहा है। ठीक है। तो अब ये इतना सिवियर फॉर्म नहीं मिलता है। जैसे वो 60 के दशकों में जो मेरे प्रोफेसर एम्स में जो मेरे टीचर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं एम्स में 14वीं जनरेशन का रिसर्चर जो इस एरिया में काम कर रहा हूँ, तो वो पहले बताते हैं वो जब रिसर्च करने जाते हैं वो पूरा का पूरा गाँव ही उनको क्रेटेंस का मिलता था जो सिवियर फॉर्म ऑफ आयोडीन है। आजकल वो बहुत रेयर है जैसे सर ने बताया। तो अब ये प्रोग्राम की सक्सेस की वजह से ये है कि हमने एटलीस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी को तो मिटा दिया है। अब नेक्स्ट जो चैलेंज है वो जो माइल्ड है उसको भी पूरी तरह से अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल ये था कि क्योंकि आपने बोला कि जो बच्चे माँ के गर्भ से जिनको आयोडीन की कमी होती है तो उनको डेफिनेटली वहां से वो चीज़ मिलेगी, लेकिन अगर ये चीज़ हो गई है, महिला मान लीजिए हमारा प्रोग्राम अगर देख रही है तो अगर वो समझ पाए उसका बच्चा चलिए 2 महीने का है, 3 महीने का, क्या इस चीज़ को रिकवर किया जा सकता है? जैसे आपने बताया 2-3 साल तक के अंदर जो भी कमी उसके अंदर माँ से पैदा होने के दौरान आई थी। पहले 2 साल में रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। उस टाइम में अगर हम इंटरवीन कर पाएं तो वहाँ रिवर्सिबल है। इसी के लिए जैसे बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं वहाँ पर T3, T4, TSH गर्भ के दौरान माँ का और बच्चे का करना अनिवार्य होता है, उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जी। वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में प्रोग्राम अभी इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, हम इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि दूर दराज देहात में वो टेस्ट नहीं कर पाते हैं। एम्स में होता है, पेरिफेरी में नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा कि हम सबका यूनिवर्सल स्क्रीनिंग भी कर पाएं, स्पेशली TSH स्क्रीनिंग हम बोलते हैं, वो हम कर पाएं। बिल्कुल डॉक्टर कपिल, यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं आयोडीन और स्वास्थ्य में किस तरीके का कनेक्शन है और इस पर चर्चा ब्रेक के बाद भी जारी रहने वाली है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। अब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हमारे स्टूडियो में हमारे 2 खास मेहमान मौजूद हैं और लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर कपिल, आपसे जानना चाहूंगी, हम नमक का जब जिक्र करते हैं कि आपने बताया कि आयोडीन युक्त नमक खाने से कहीं ना कहीं आयोडीन की जो कमी, जो विकारता है, वो दूर हो सकती है। हम अगर टीवी में प्रचार प्रसार की बात करें तो आजकल बड़े सारे नमक के एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं जहां पर सभी अपने आप को दावा करते हैं कि आयोडीन युक्त नमक है। हम कैसे इसमें अंतर करें, कौन सा नमक आयोडीन युक्त है और कौन सा नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आज के करंट टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में कानून के हिसाब से नॉन आयोडाइज नमक का सेल करना इलीगल है। ठीक है। तो इसके लिए सरकार, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भारत सरकार का है और उनका एक फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है जो इसको बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करता है। पूरे देश भर में उनके नेटवर्क हैं, वो गुणवत्ता का जांच करते हैं। ठीक है। ये तो सरकार के लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पे आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो जो पैकेट आप खरीदते हैं उसमें लिखा होना चाहिए, वो चेक कर सकते हैं। दूसरा, सिंपल किट्स आते हैं, रैपिड टेस्टिंग किट हम बोलते हैं, जो 2 बूंद डाल के उससे जांच हो सकता है। अगर रंग का नमक का रंग नीला हो जाए तो उसका मतलब उसमें आयोडीन है और वो वेरियस जगह पर प्राप्त है, सरकार द्वारा भी वो किट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें एक जो नया आजकल कुछ एडवर्टाइजिंग की आप बनाएं तो कुछ भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, जैसे बोला जाता है नेचुरल नमक खाइए। तो जो प्राकृतिक नमक कह के जो बेचा जा रहा है तो उसमें आप जरूर इंश्योर कर लीजिए कि वो आयोडाइज नमक है, क्योंकि प्राकृतिक नमक को भी आयोडाइज करना पॉसिबल है। तो ये भ्रामक एडवर्टाइजमेंट इस प्रोग्राम को हार्म कर सकते हैं। अच्छा प्रदीप जी, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि सरकार के यहाँ पर हमने बात की, काफी सारे प्रचार प्रसार हमने देखे हैं नमक से लेकर, सरकार द्वारा किस तरह का प्रायोजन है? कोई किसी तरह के भ्रामक चीजों को ना फैला पाए या झूठी खबरें ना फैला पाए कि जी हमारे पास ये आयोडीन युक्त नमक है, उसको लेकर सरकार की कोई गाइडलाइंस हैं, कोई स्ट्रिक्ट चीजें हैं जिसको गवर्नमेंट अप्लाई करती है? एक तो जैसे डॉक्टर कपिल ने बताया कि कानून
है 2011 से फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सख्त कानून लागू किया है कि 2011 के बाद देश में जो मानव ह्यूमन बींग से आम जनता के खाने के लिए जो नमक है, कोई भी नमक जो खाने के लिए उपयोग किया जाएगा वो बिना आयोडाइज तो मार्केट में ही नहीं मिला जाएगा, ना खाया जाएगा। तो एक तो कानून पास करना, उसके द्वारा हर सारे साल प्रतिवर्ष ये हम भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें जागरूकता अभियान चलाती हैं। और 21 अक्टूबर को जैसे आपने बताया विश्व आयोडीन अल्पता विकार दिवस मनाया जाता है, तो पूरे देश में इसकी तैयारी अभी चल रही है और कई राज्यों ने मनाना भी शुरू कर दिया है। तो साल में एक बार हम 21 अक्टूबर के दिन और उसके आसपास ये पूरे जनता को विभिन्न माध्यमों से, जैसे टेलीविज़न, रेडियो है, डिश टीवी है, आजकल सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक, इन सब के जरिए हम मैसेज देते हैं कि ये आयोडीन नमक का ही प्रयोग करिए। आयोडीन नमक पूरे देश में उपलब्ध है, इससे आप इन बीमारियों के बचाव किया जा सकता है। क्या केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह की कोई गाइडलाइंस रखी जाती है? किस तरीके से कहा जाता है राज्य सरकारों को कैसे प्रोग्राम आयोजित करने चाहिए, कितनी बार साल में प्रोग्राम आयोजित करने चाहिए, इसको लेकर क्या सरकार की कोई गाइडलाइंस है? क्योंकि हम ना कि सिर्फ भारत की बात करें बल्कि हम विदेशों में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं जो 54 देश हैं वो इसकी चपेट में है। तो इसके मद्देनजर सरकार द्वारा कोई गाइडलाइंस दी जाती है कि हमारे देश में किसी तरह की लोगों में आयोडीन की विकारता या कमी ना आए? हाँ, उसके लिए हर राज्य को भारत सरकार के गाइडलाइंस हैं प्रोग्राम की। उसमें उसके तहत कुछ जिलों में हर राज्य को आयोडीन सर्वे करना पड़ता है, आयोडीन सर्वे करना होता है। उससे पता लगाते हैं कि कोई जो इतना नमक लोग खा रहे हैं तो ठीक से उसको कंट्रोल हो पा रहा है कि नहीं, या अभी भी कुछ आयोडीन की कमी की बीमारियां हैं। तो एक तो सर्वे होता है बराबर पूरे देश में नियंत्रण। और ऐसे ये 21 अक्टूबर तो एक साल में एक बार मनाते हैं, पूरे 12 महीने हमारा ये कार्यक्रम चलता है। उसमें प्रचार प्रसार का, उसमें हम भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को पैसे भी दिए जाते हैं। साल के जब वित्तीय वर्ष शुरू होता है अप्रैल में, तब से कि पूरे देश में ये अपने अपने राज्यों में कार्यक्रम चलाएंगे कि जनता को ये बताएंगे कि ये इसका सही उपयोग कर रहे हैं, आयोडीन युक्त नमक ही खाएं। और उसको कैसे, एक विधि भी है उसको, जैसे नमक को आग के पास नहीं रखना, उसको बर्तन डिब्बे में बंद रखना है और पानी से दूर रखना है। 2-3 सिंपल प्रिकॉशन है इससे, क्योंकि आयोडीन नहीं तो उड़ जाता है भाप के द्वारा। तो इसलिए ये सिंपल बातें मान के, जिस कंटेनर में रखें उसको बंद करके, हाँ, बंद करके ढक्कन में बंद रखना है और आग से दूर रखना है। और कायदे से खाना पकने के बाद ही इसको आयोडीन डालें, नमक को डालें तो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो आयोडीन बीच में भी डाल देते हैं। हाँ, नहीं तो तेज आग से वो आयोडीन इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसलिए कायदे से खाना बनने के बाद ही ये डालना चाहिए। लेकिन डॉक्टर कपिल, इस चीज़ का प्रचार प्रसार करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग खाने के बीच में ही, क्योंकि अब जब आप खाने में चीज़ों मसाला वगैरह को जो भी डालते हैं, आप कहीं ना कहीं बीच में चीज़ों को डालते हैं जिससे वो अच्छी तरीके से ग्रिल हो जाए। तो अब जैसा बता रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप की, उससे क्या होगा, आयोडीन उड़ जाएगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि इसके बारे में बड़े सारे लोगों को जानकारी ही नहीं होती है। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, लेकिन इसका कुछ ध्यान तो जब हमने प्रोग्राम बनाया था तभी सोचा गया था। जो हम नमक में आयोडीन डालते हैं वो 30 पार्ट्स पर मिलियन डालते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब 30 और 300 माइक्रोग्राम के आसपास डालते हैं। तो कुकिंग के टाइम जो लॉसेस होते हैं वो अराउंड 20 to 40% हमने देखा रिसर्च करके कि खाना बनाने से पहले खाना वेरियस डिशेस में कितना लॉस होता है। 20 से 40% लॉस होता है। तो ये आइडियल है जो सर ने बताया, अगर वो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, आखिर में डाल पाए। लेकिन जैसे आपने बताया कुकिंग में कई बार बीच में डालते हैं, कुछ डिशेस में जल्दी में डालते हैं, कुछ जगह आटे में ही रोटी में मिलाते हैं। बिल्कुल। तो उसका भी ध्यान रखने के लिए हम इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं आयोडीन, ताकि आफ्टर कुकिंग जो एंड यूज़र तक पहुंचे वो एटलीस्ट कम से कम उसको 150 माइक्रोग्राम तो मिल जाए। और इसमें दूसरा अच्छी बात जो होती है कि शरीर का जो हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत एक इवॉल्व्ड मशीन है, हमें मानते हैं। शरीर इस तरह से बना हुआ है कि अगर ज़्यादा आयोडीन आप लेंगे तो वो शरीर में रहता नहीं है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता, मतलब नुकसानदेह नहीं, वो आपका यूरिन के जरिए सारा आयोडीन एक्सक्रीट हो जाता है। तो ज़्यादा खाने से नुकसान नहीं होता है। और प्रोग्राम में वो हमने सेफ्टी मेजर्स और वो सब जो सर ने बताया वो ऑलरेडी बिल्ट इन करके सोचा। अच्छा, सरकार द्वारा कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, आपको क्या लगता है लोग इस कार्यक्रम में किस तरीके से अपनी भागीदारी दे सकते हैं, किस तरीके से मदद कर सकते हैं, और वो क्या कुछ सरकार के इन कार्यक्रमों में कर सकते हैं? लोगों का जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है बहुत क्रिटिकल है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो नमक आयोडाइज सॉल्ट प्रोग्राम का जो वो है कि लोग, अगर आप देखेंगे पहले 40-50 साल पहले बात करें तो सब लोग बड़े गड़े का नमक खाते थे, जो डली वाला होता था। नमक था। अब हम रिफाइंड
नमक की तरह। हाँ। अच्छा, वो नमक कैसे हुआ करता था जो डली वाला नमक? वो आयोडाइज नहीं होता, उसको आयोडाइज करना पॉसिबल नहीं, वो बड़े बड़े विलेजेस वगैरह में देखा पहले हमने वो लोग वही नमक होता था। तो उससे रहन सहन में लोगों ने बदलाव किया, तो लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ बहुत। आईसी सरकार ने किया, लोगों को बताया गया कि भाई ये नमक महंगा है, ये 1-2 रुपए महंगा है लेकिन ये बहुत आपको फायदा है, आपको अच्छा है। तो लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है कि जब तक उनको कन्विंस हो पाए कि उनके लिए जरूरी है, उनके बच्चों के लिए जरूरी है। जैसे सरकार का जो रिसेंट आईसी कैंपेन है वो सारा मदर्स पे फोकस्ड है, ठीक है कि आपके बच्चे के मस्तिष्क के लिए जरूरी है, इसलिए आप ऐसा नमक खाइए। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर प्रदीप, आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम इसके सर्वेक्षण की बात करें, क्या कुछ आधार होता है आयोडीन की जो विकारता है, जो उसकी कमी के जो लोग हैं, उनका सर्वेक्षण किस प्रकार से किया जाता है कि आप लोगों के पास एक कलेक्टिव जो डाटा आता है वो किस प्रकार से आता है? सर्वे के 3 पैरामीटर होते हैं। एक तो हम जब गांव में जाते हैं तो 12 साल तक के बच्चों का अभी सर्वे देखते हैं, स्कूल गोइंग 12 साल के बच्चों का, उसमें उसके घर में नमक के आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो उससे यूरिन सैंपल में आयोडीन कितना है, और उसका तीसरा उसका क्लिनिकल गॉइटर घेंगा रोग है कि नहीं। इन 3 पैरामीटर पे उसका एग्जामिनेशन होता है। और अगर पाया गया कि उसका एक तो आयोडीन घर में नमक कम है, 15 ppm से कम है, और या फिर उसको क्लिनिकल घेंगा रोग है, उस जिले में अगर ऐसे 5% से ज़्यादा है, जो सर्वे जिनका है उससे 5% से ज़्यादा है, तो उसको एंडेमिक, मतलब उसमें ग्वाइटर, उस जिले को ग्वाइटर डिक्लेयर किया जाता है, एंडेमिक फॉर ग्वाइटर। बिल्कुल। अब बजट की अगर बात करें हम, तो सरकार द्वारा किस तरीके से बजट इस प्रोग्राम के लिए पारित किया जाता है ईयरली? जैसे मैंने बताया, वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही सरकार, देश में अभी कुल मिला के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हर वर्ष वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही ये सरकार के द्वारा, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सारे राज्यों में बांट दिया जाता है। और उनको हमारे जो गाइडलाइंस है प्रोग्राम की, उसके तहत उनको एक स्टेट हेडक्वार्टर में एक आईडी सेल बनाया है, उसके अंदर में कुछ स्टाफ दिया है, एक आईडी मॉनिटरिंग लैब बनाई है जो कि नमक का और यूरिन का टेस्ट करती है पूरे 12 महीने। तो ये पूरे 12 महीने ये नमक पे हम निगाह और यूरिन टेस्ट पे निगाह रखते हैं कि उस जिले में, उस राज्य के लोगों में नमक ठीक खा रहे हैं कि नहीं, ठीक मात्रा में। जैसे बताया डॉक्टर कपिल ने कि 15 ppm से ज़्यादा नमक खाना है, तो क्या जो लोग नमक खा रहे हैं वो 15 ppm से ज़्यादा है या कम है, तो वो इस पे पूरे हम नज़र रखे जाते हैं पूरे 12 महीने। बिल्कुल, प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त आ गया। आखिरी आप क्या कहेंगे जनता से, जो लोग आपको देख रहे हैं? चलते मैं एक दर्शकों को, अपने सभी दर्शकों को ये बहुत भले ही दोहराना चाहूँगा ये मैसेज कि आयोडीन युक्त नमक संपूर्ण देश में आज उपलब्ध है, कम कीमत पर भी उपलब्ध है, कुछ प्रदेशों में राशन की दुकानों पर भी उपलब्ध है। और इस अपने को और अपने परिवार को आयोडीन अल्पता विकारों से बचाने के लिए प्रतिदिन आयोडीन युक्त नमक का ही सेवन करें। बिल्कुल। डॉक्टर कपिल, आपके आखिरी शब्द। हाँ, एक जो बस लास्ट मैसेज में करना चाहता हूँ कि एक हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम है जो पिछले 30-40 सालों से चल रहा है जी। और इसका जो बेसिक कैरेक्टर है कि ये डाइट का डेफिशिएंसी नहीं है, ये अगले 40-50 साल भी रहने वाला है। तो सरकार से अपील है कि इस प्रोग्राम को सस्टेन करें। ठीक है। कई बार हम सोचते हैं कि अब हम 90% कवरेज हो गया है तो अब इस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, लोग अपने आप चलते रहेंगे। लेकिन पब्लिक हेल्थ में जो चीज़ मेजर नहीं की जाएगी वो फिर होती नहीं है, तो इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी 10% जो लोग बचे हैं वो अब हमारे जो बिल्कुल डिफिकल्ट टू रीच, मार्जिनलाइज्ड हम बोलते हैं, बहुत डिफिकल्ट एरिया में हैं, गरीब तबके के लोग हैं, तो उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो प्रोग्राम का नेक्स्ट 2-3 सालों में इस पे फोकस रहेगा। तो बिल्कुल धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं आयोडीन और स्वास्थ्य का बेहद गहरा कनेक्शन है, और जिस तरीके से हमारे दोनों डॉक्टरों ने हमको जानकारी दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। हम फिर हाजिर होंगे विज्ञान जगत की रोचक कार्यक्रमों के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।